जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एमपीपीएससी ने 2024 के लिए स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए सिलेबस दे दिया है और फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के लिए भी। आपको पता होना चाहिए कि स्टेट सर्विस एग्जाम और फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम ये दोनों का प्रीलिम्स एक ही होता है और दोनों का सिलेबस एक ही रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं जीएस के बारे में। जीएस में आपको सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री में ये कुछ नई चीजें हैं जो हाईलाइट करके आपको बता दी गई हैं, जैसे कि संकल्पना एवं विचार। अब इसमें आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आर्ण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन, स्मृतियां, ऋत, सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, यज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थंकर, ये नई चीज है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें पहली जैसी ही हैं कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं पता हो, घटनाएं पता हो और उनकी प्रशासनिक और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में। इसके बाद भारत की सांस्कृतिक विरासत में आपको कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व और उत्सव के बारे में, 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज की क्या स्थिति थी, क्या धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, उनके बारे में, स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद भारत का एकीकरण और पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ था, ये आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता हो। इसके बाद बात आती है मध्य प्रदेश के बारे में, जिसमें आपको मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। जिसमें इतिहास में की महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं हैं, राजवंश हैं। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला और स्थापत्य कला, प्रमुख जनजातियां, उनकी बोलियां, उनके कौन से त्योहार हैं, लोकगीत है, लोक कलाएं, लोक साहित्य। इसके बाद कई सारे साहित्यकार हैं, उनकी कृतियां हैं, इनके बारे में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ धार्मिक स्थल हैं, सांस्कृतिक स्थल हैं और पुरातात्विक स्थल है जो पर्यटन के रूप में भी हैं, उनको भी पता होना चाहिए। उनके बारे में भी आपको जानना है। विश्व धरोहर स्थल में मध्य प्रदेश में कौन कौन से विश्व धरोहर स्थल हैं और कौन कौन सी प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में पता हो। इसके बाद है भारत का भूगोल, ये तीसरा चैप्टर है, या यूं कह सकते हो कि आपको हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री और एमपी का हिस्ट्री, अब जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। इसमें आपको इंडिया का जियोग्राफी और एमपी का जियोग्राफी, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। जियोग्राफी में आप पर्वत, पहाड़ियां, पठार, नदियां और झीलें, इनके बारे में पढ़ते हैं। जलवायु घटनाएं होती हैं, जैसे कि एल नीनो आता है, ला नीना आता है, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम, ये सब कुछ जलवायु घटनाएं हैं। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन, जिसमें आप वन के बारे में, खनिज और जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ेंगे, खाद्य सुरक्षा के बारे में, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की कौन कौन सी रणनीतियां थी। इसके अलावा ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत के बारे में, भारत में प्राकृतिक खतरे, आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व और ग्रामीण नगरीय प्रवास। इसके बाद आपको मध्य प्रदेश का जियोग्राफी पता होना चाहिए, जिसमें आप वन, वनोपज, नदियां, पहाड़ियां और पठार, जलवायु में ऋतु, तापमान, वर्षा, इनके बारे में, प्राकृतिक संसाधन में मिट्टियां, प्रमुख खनिज संसाधन। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कौन कौन सी फसलें होती हैं, जल संसाधन कौन कौन से हैं, सिंचाई किस प्रकार से की जाती है और कौन कौन सी परियोजनाएं सरकार ने निकाली हैं, और ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोत और मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं, जनसंख्या वृद्धि किस तरीके से है, किस तरीके से वितरण है, घनत्व और नगरीकरण के बारे में पता हो। इसके बाद 5वें नंबर पे है भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें आपको संविधान सभा के बारे में, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक आयोग और संस्थाएं, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में, जिसमें आपका राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा और उच्च न्यायालय आते हैं।
इसके अलावा मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन व्यवस्था और मध्य प्रदेश में सुशासन। इसके अलावा 6वें नंबर पे भारत और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में पता होना जरूरी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या और मानवीय संसाधनों का विकास किस तरीके से हो रहा है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल को आपको ऐड करना है। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी में मध्य प्रदेश की क्या प्रगति है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना का विकास। इसके अलावा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर की प्रगति और उसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, जिसमें कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र तीनों को ऐड करना है। इसके अलावा वित्तीय संस्थाओं में आपको आरबीआई के बारे में, वाणिज्यिक बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, इनके बारे में पता हो। इसके अलावा भारत की विदेशी व्यापार की नीतियां और G20, सार्क और एशियान के बारे में पता हो। 7वें नंबर पे है विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य, जिसमें आपको विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान हो, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भारत की उपलब्धियां हैं। मानव शरीर की अपनी संरचना है, पोषण, आहार है, पोषक तत्व और कुपोषण है, इनके बारे में। आनुवंशिक रोग होते हैं, सिकल सेल एनीमिया होता है, जिसके कारण के बारे में आपको पता हो कि आखिर क्यों होता है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका क्या उपाय निकाला जा सकता है और कौन कौन सी परियोजनाएं या कार्यक्रम निकाले गए हैं, इनके बारे में। इसके अलावा स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम और स्वास्थ्य सूचक, एसडीजी की अवधारणा, और इसके अलावा पर्यावरणीय कारक है, पारिस्थितिकी तंत्र है, जैव विविधता है, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन। इसके अलावा 8वें नंबर पे है करंट अफेयर, जिसमें आपको इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल और एमपी के लेवल के करंट अफेयर पर ध्यान देना है। 9वें नंबर पे है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर का आधारभूत बेसिक ज्ञान होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता हो। इसके अलावा 10वें नंबर पे है मध्य प्रदेश की जनजातियां, जिसमें आपको विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य, इस पर फोकस करना है। मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार किस तरीके से है, जनजातियों से संबंधित कई सारे संवैधानिक प्रावधान हैं, उनके बारे में पता हो। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं, उनकी विशेष पिछड़ी जनजातियां, घुमंतू जनजातियां, जनजातियों के कल्याण के लिए जो सरकार ने योजनाएं निकाली हैं, उनके बारे में। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, जिसमें परंपरा, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली और साहित्य है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कौन कितना योगदान दिया है, ये पता हो। राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थान हैं, संग्रहालय हैं, प्रकाशन हैं, तो उनके बारे में पता हो। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक साहित्य के बारे में पता हो। यहाँ पर ध्यान देना, इस बार सिलेबस में थोड़ा चेंजेस दिखाई दे रहा है। 2024 में जो क्वेश्चंस आएंगे प्रीलिम्स में, वो थोड़ा हटके रहेगा, क्योंकि इस बार देखना कि सिलेबस में ये 10वें नंबर पर पहले 2023 तक दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जो कि राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश के लेवल पे कुछ संस्थाएं हैं, जैसे कि निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, इस टाइप से अलग अलग टॉपिक बता दिया गया था और 10वें नंबर पे उन्हीं के बारे में पढ़ना था। और इस बार एमपीपीएससी स्टेट सर्विस के सिलेबस में यहाँ पर जनजातियों पर फोकस किया गया, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसे ही हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में कुछ टॉपिक अलग से ऐड किया गया है, तो ये सारे चेंजेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके बाद बात करते हैं सेकंड पेपर के बारे में। प्रीलिम्स में जो दूसरा पेपर है, तो इसमें आपसे बोधगम्यता, जीवन शैली और प्रतिबल, ये नया टॉपिक ऐड किया गया है। अभी तक 7 टॉपिक हुआ करते थे, इस बार 8 टॉपिक है जो आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा संचार कौशल, तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता। 5वें नंबर पे है निर्णय लेना और समस्या समाधान। 6वें नंबर पे है सामान्य मानसिक योग्यता।
7वें नंबर पे आधारभूत संख्यान, जो कि 10th लेवल पर यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे। और 8वें नंबर पे है हिंदी भाषा से रिलेटेड बोधगम्यता। इसी को अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहें तो यहाँ पर जो बोधगम्यता लिखा हुआ है इसका मतलब है कि कॉम्प्रिहेंशन, एक पैसेज दे दिया जाएगा जिसे आपको समझना है और फिर क्वेश्चन का आंसर करना है। बाकी कम्युनिकेशन स्किल, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, डिसीजन मेकिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। 2024 में जो मेंस एग्जाम होने वाला है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे कि 6 पेपर तो होते थे, लेकिन इन 6 पेपर में टाइमिंग और मार्क्स को लेकर के यहाँ पर चेंजेस किया गया है। जैसे कि GS1 है, GS1 में हिस्ट्री और जियोग्राफी पूछा जाएगा और ये टोटल 300 नंबर के हैं। यहाँ पर हिस्ट्री भी 150 नंबर का पूछा जाएगा और जियोग्राफी भी 150 नंबर के होंगे। 3 घंटे का समय, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे। GS2 में आपसे पॉलिटिकल साइंस और सोसाइटी के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाएगा और यहाँ पर ये भी 300 नंबर के हैं। समय वही 3 घंटे, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में। इसके बाद GS3 है जिसमें इकोनॉमिक, साइंस, टेक्नोलॉजी रहेगा। ये भी 300 नंबर का है, 3 घंटे का समय, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। और इसके बाद है चौथा नंबर GS4। इसमें आपसे फिलॉसफी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, उद्यमिता से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे और यहाँ पर ये 300 नंबर का कर दिया गया है और इसमें 3 घंटे का समय दिया गया है और हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस रहेंगे। इससे पहले क्या था कि 3 घंटे का टाइम तो दिया जाता था, लेकिन जो मार्क्स रहा करते थे वो 200 नंबर करा करता था। मतलब ये कि GS4 जो था वो 200 नंबर का हुआ करता था, लेकिन इस बार से ये 300 नंबर का होगा। इसके अलावा जो 5वां क्वेश्चन पेपर है इसमें आपको 200 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 6वें क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर आपसे 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर का जो लैंग्वेज रहेगा वो ओनली हिंदी में रहेगा, जबकि इससे पहले 2023 तक क्या रहता था कि इसमें जो 5वां नंबर का क्वेश्चन पेपर रहा करता था इसमें 3 घंटे का टाइम दिया जाता था, लेकिन अब केवल 2 घंटे का टाइम दिया गया। और 6वें वाले जो क्वेश्चन पेपर हुआ करता था इसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाता था, लेकिन इसमें अब आधा घंटा एक्स्ट्रा कर दिया गया है। और यहाँ पर नंबर में भी यहाँ पर वही उसी हिसाब से बढ़ गया है। अब टोटल मेंस हो गया है 1500 का और जो इंटरव्यू है वो टोटल हो गया है 185 नंबर का, पहले 175 नंबर का था, तो यहाँ पर इंटरव्यू में भी 10 नंबर की बढ़ोतरी कर दी गई है। टोटल यहाँ पर जो नंबर है वो 1685 है। मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर के रिजल्ट तैयार होता है, तो आपको 1685 में से जितने अच्छे नंबर लाने हैं उतने लेकर के आइए। इसके बाद बात करते हैं कि किस क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि GS1, GS2, GS3 इसमें क्वेश्चंस 3 पार्ट में बटे रहेंगे, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी। अति लघुत्तरी में 15 क्वेश्चंस रहेंगे, लघुत्तरी में 10 और दीर्घोत्तरी में 5। इसके अलावा जो चौथा वाला क्वेश्चन पेपर था जिसमें पहले 200 नंबर के क्वेश्चंस हुआ करते थे, अब 300 नंबर के हो गए हैं, तो इसमें 4 टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और केस स्टडी रहा करेगा। इसमें देख ही लिए होंगे, अति लघुत्तरी में 16 टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे और लघुत्तरी में 8, दीर्घोत्तरी में 4 क्वेश्चंस रहेंगे और केस स्टडी भी 1 रहेगा। इसके अलावा 6वां क्वेश्चन पेपर, इसमें भी 4 टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। पहले क्वेश्चन में निबंध रहेगा, दूसरे में भी निबंध, तीसरे में प्रारूप लेखन और चौथे में प्रतिवेदन रहेंगे और सभी में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एक ही रहेंगे। पहले वाले निबंध में 1000 शब्दों में आंसर करना है, दूसरे में 500, तीसरे में 500 और चौथे वाले प्रतिवेदन में आपको 250 शब्दों में आंसर करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बदलाव किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी इंफॉर्मेशन दे दिया गया है कि स्टेट सर्विस में मेंस का जब आप एग्जाम देंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 40% नंबर लेकर के आना होगा, तभी वो पास होंगे। इसके अलावा जो कट ऑफ की लिस्ट होगी उसमें सिलेक्शन तो अलग होगा और जनरल वालों को छोड़ करके बाकी कैटेगरी के, चाहे वह पुरुष हो और चाहे वह महिला हो, उनका सिलेक्शन 30% नंबर पर हो जाएगा। कम से कम 30% नंबर उनको लाना होगा।
इसके अलावा फिर कट ऑफ रेडी होता है और कट ऑफ के अकॉर्डिंग फिर सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर हमने प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बात कर लिया, क्या नया बदलाव हुआ है, और इसके साथ ही प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में भी। तो यहाँ पर सिलेबस को ध्यान में रख करके आप अपनी तैयारी में जुट जाइए।